बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात के साथ, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ। तो आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, खुश नसीब आदमी की चौथी अलामत ये है वक़स्रुल अमल, जिसकी उम्मीदें लंबी लंबी ना हो, जिसकी उम्मीदें लंबी लंबी ना हो, जो हमा वक्त आखिरत के लिए तैयार बैठा हो। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, दुनिया में आने की तो तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी गफलत में न गुजारना, लंबी लंबी उम्मीदें लगा के इस दुनिया में न बैठ जाना। पता नहीं एक लम्हे के बाद अगर अगला लम्हा मिलता है या नहीं मिलता। इसलिए इस ज़िंदगी को गनीमत समझकर गफलत से बाज आ जाओ। अल्लाह मुझे भी आपको भी गफलत की ज़िंदगी से निकाल दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। और चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। देखते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। आटे की कीमत में कमी के समरात से शहरी महरूम। कराची में आटा 5 रुपये तक सस्ता, ब्रांडेड कंपनीज की जानिब से मनमानी कीमतें वसूल। 10 किलो फाइन आटे का थैला 820 रुपये में दस्तयाब। कराची के शहरियों पर बिजली बम गिरने को है तैयार कि इलेक्ट्रिक ने बिजली 3 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। पीका एक्ट में स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। तरामीम में बिला जमानत गिरफ्तारी और फेक न्यूज़ की तशरीह न होने से मुल्क में बेचैनी फैल रही है। अमीनुल हक ने ख़त में वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के हवाले से कोविड प्रोटोकॉल में तब्दीली। नया प्रोटोकॉल आज 1 बजे से नाफिज किया जाएगा। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सैयद रिजवान ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक है। तो चलेंगे अपनी पहली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं कि कराची में आटे की जो कीमत है उसमें कमी वाक़या हुई है, लेकिन इसके जो समरात हैं वो शहरियों को नहीं मिल रहे। कराची में आटा 5 रुपये तक सस्ता हुआ है, लेकिन जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं वो अपने मनमानी रेट्स वसूल कर रही हैं। आपको बताएं कि 10 किलो फ़ाइन आटे का थैला 820 रुपये में दस्तयाब है, जबकि चक्की का 10 किलो का जो थैला है वो 820 रुपये में 880 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जिसके बायस जो महंगाई से परेशान आवाम है, वो जो शहरी हैं वो फट पड़े हैं। जी रिजवान साहब, जब हम देखते हैं कि कोई चीज़ महंगी होती है तो उसकी फ़ौरन असरात आ जाते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं तमाम रिटेल स्टोर्स पे। अगर कोई चीज़ सस्ती होती है तो उस रेट को क्यों फॉलो नहीं किया जाता? देखें जी, इसका तो बहुत सीधा सा जवाब है कि जो प्राइस कंट्रोल के इदारे हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है, रेवेन्यू अफसरान हैं, कई कमिश्नर आए और चले गए, उनसे सवालात होते रहे और तल्ख किस्म की ख़बरें जो हैं वो मंजर आम पर आती रहीं। लेकिन जब आप किसी के पास नहीं हैं जी, और इसके अलावा सूरत हाल ये है कि प्राइस कंट्रोल का निज़ाम शहर में किसी भी सतह पे, दूध की बात कर लें आप, वहाँ पे आपको प्राइस कंट्रोल बिल्कुल सिफर दिखाई देगा। अशिया खुर्दनोश की दीगर अशिया की बात कर लें, सब्जियों की बात कर लें, किसी भी सतह पर प्राइस कंट्रोल का निज़ाम जो है, जो मौजूदा निज़ाम है, वो मुकम्मल फेलियर का जो है वो मंजर पेश करता दिखाई देता है। इस सारी सूरत हाल में 12 हम कहते आए हैं कि ब्यूरोक्रेसी को जो है वो पावरफुल करने की ज़रूरत है। मजिस्ट्रियल पावर जिनको दिए गए हैं, उन अफसरान के नज़र रखने की ज़रूरत है, उनकी कारकर्दगी को बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा ये भी ज़रूरत है कि मज़ीद अफसरान जो हैं, ख़ास तौर पे बल्दियाती अफसरान हैं, उनको मजिस्ट्रियल पावर जो है वो दिए जाएँ। जब तक मजिस्ट्रियल पावर बल्दियाती नुमाइंदों के पास हुआ करते थे, अफसरान के पास हुआ करते थे, तो उस वक्त हम ये देखते थे कि शहर में प्राइस कंट्रोल भी जो है काफ़ी हद तक जो है
वो बेहतर दिखाई देता था, क्योंकि एक उनको हेल्प मिल जाती थी रेवेन्यू अफसरान को इस हवाले से। अब ये मैजिस्ट्रल पावर इख्तियारात जिन अफसरान के पास हैं वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या फिर उनका जो अमला है या वो ख़ुद भी हैं, कई रिपोर्ट्स हुए हैं ऐसे वाक़यात जिसमें वो बाकायदा जो है उन्होंने भत्ता फिक्स किया हुआ है और मनमाने नरखों की आज़ादी दे रखी है। सारा नज़ला दुकानदार कुछ जो है वो महंगाई हुकूमती सतह के इक़दामात की वजह से हुई है और दीगर मामलात की वजह से सारा नज़ला दुकानदार जो है वो आम आदमी पर, आमसारी पर मुंतकिल कर देता है, जो नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। सही। और अगर देखा जाए कि 5 रुपये कह रहे हैं सस्ता हुआ है, लेकिन अभी भी हम देखें 10 किलो आटे का थैला 820 रुपये का मिल रहा है, जो कि बहुत महंगा है। इसमें और अजीब सी अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की तो एक ज़रई मुल्क है और हमारी मेन जो क्रॉप्स हैं वो गंदम, कपास और चावल है, उसके बावजूद हम जो मतलब लोकल कंजप्शन आपकी मईशत आपकी 70% ज़राअत पर डिपेंड करती है। हाँ। और बदकिस्मती है कि आप के मुल्क में ही जो है वो आवाम को आटा जो है वो अर्ज़ा नरखों पर दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है उनको भी पाबंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से भी जो है मनमाने नरखों की जो है वो बहुत ज़्यादा मुतालबात सामने आते रहते हैं, जिसका फ़ायदा जो है वो नीचे सतह तक उठाता है। और नई मंतक दुकानदार की जानिब से ये पेश की जाती है आम सारिक को कि जी हमने पुराना माल हमारे पास है, पुराने रेट से हमने परचेज़ किया हुआ है, इसको पहले सेल आउट करेंगे फिर सस्ता होगा। तो उस दौरान जो है इजाफा भी सामने आ जाता है। तो अवाम जो है बहरहाल इस सारे मामलात की वजह से सख्त परेशानी से दो चार हैं और इस फेलियर को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नज़र नहीं आती, हमें मॉनिटरिंग नज़र नहीं आती, हर कोई अपनी मनमानी रेट पर जो है वो चीज़ें कीमतें में फ़रोख्त कर रहा है। अजीब बात है। जी अब चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। बात करेंगे कराची के शहरियों पर एक और बिजली गिरने वाला है। आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक ने बिजली 3 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी है। और इससे पहले हमने देखा था कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली कुछ सस्ती हुई थी, जिसका इतलाक़ सिर्फ मार्च के महीने पे होना था, और अब दोबारा जो है वो महंगी करने की दरख्वास्त दी है। अब देखते हैं कि कितनी महंगी होगी। जी क्या अपडेट्स हैं रिजवान साहब इस हवाले से? देखिए ये तो अब मतलब अल्फाज जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं कि हर दूसरे दिन किसी ना किसी चीज़ की जो है वो हाँ। प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुए होते हैं। बात कर लेते हैं बिजली की, तो जो तवानाई की कंपनियां हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, जिस तरह हमारे मुल्क में मोबाइल कंपनीज़ हैं वो उनमें मुकाबला है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ काम कर रही हैं। हाँ। इसी तरह पाकिस्तान में भी जो निजी शोबा है उसको जो है आगे लाने की ज़रूरत है और मुख्तलिफ़ कंपनियों को लाने की ज़रूरत है। हाँ। तो टैरिफ में जो है काफ़ी जो है वो कमी लाई जा सकती है। और इसके अलावा जो सब्सिडी ख़त्म की गई हैं हुकूमत की जानिब से। हाँ। और मिनी बजट जो आया तो उसके साइड इफेक्ट्स और आफ्टर शॉक्स जो हैं वो ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। जी अब एक आज ही जो है वो एक ख़बर मैं देख रहा था कि ओगरा की जानिब से कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा मुतवक्का है। तो आवाम को जो है वो मतलब ये कह दीजिए कि बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है इस सारे मामले में उनकी। तो ये जो महंगाई है जिस हिसाब से बढ़ रही है, जो गरीब आदमी है और मुतवस्सित तबके की अगर बात कर रहे हैं वो तो बहुत परेशान है। बिल्कुल देखिए जब इस्तात से बाहर हो जाते हैं मामलात तो फिर माशरा इंतशार की जानिब बढ़ता है और उस इंतशार में क्राइम रेशो देख लें आप, क्राइम रेशो क्या है, स्ट्रीट क्राइम जो है उरूज पर है इस वक्त कराची की अगर बात की जाए। और अजीब किस्म के जो है वो वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें न सिर्फ ये कि पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं, कानून नाफिज करने वाले भी इन्वॉल्व हैं, आवाम भी इन्वॉल्व हैं और मतलब यूँ समझ लीजिए कि इंतहा पर मामलात पहुँचे हुए हैं। इस सूरत हाल में अगर आवाम के रिलीफ के इक़दाम नहीं किए गए तो आइंदा सूरत हाल इससे ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही कहा रिजवान साहब आपने कि अगर अभी भी महंगाई को कंट्रोल नहीं किया गया तो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से जो जराइम में इजाफा हो रहा है वो मज़ीद बढ़ेगा। और फिर हमने देखा कि जनवरी के महीने से अब तक इतने लोग जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जो हैं वो शहीद हो चुके हैं मज़ामत करने के हवाले से, मज़ामत करने पे। खैर बात करेंगे अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं और बड़ी इसको बात बताएं कि कैदियों को पेशी के मौके पर लगाई जाने वाली हथकड़ियाँ 2 नंबर निकली। चाइना की हथकड़ियाँ मुल्ज़िमान के फ़रार होने की वजह करार दे दी गई, ऐसा कहना है पुलिस का। पुलिस की नई मंतक है। एसएसपी कोर्ट ने बताया है कि कोर्ट पुलिस के पास 1300 हथकड़ियाँ ख़राब हैं।
आबिद कायम खानी कहते हैं कि चाइना की हथकड़ियाँ खुल जाने की शिकायत मिली है, जो कैदियों को फ़रार होने की एक अहम वजह है। उन्होंने मज़ीद बताया कि बहुत सी हथकड़ियाँ तो ख़राब हैं, लिहाजा उन्होंने अमेरिका या स्पेन से फ़ौरी तौर पर 2000 हथकड़ियाँ मंगवाने की फरमाइश कर दी है। बड़ी अजीब बात है कि हम मुलजिमों को जो हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं वो भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम इतना नहीं कि हम अपने मुल्क में हथकड़ियाँ ही बना लें। बड़ी अजीब बात है नहीं रिजवान साहब? जी सही कह रही हैं आपकी बात तो अजीब है, लेकिन इसके पसे पर्दा भी एक ख़बर के अंदर भी एक ख़बर जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, और वो ये है कि टेंडरिंग का एक अमल जब होता है तो उसमें बदकिस्मती के साथ जो हमारी सूबाई ब्यूरोक्रेसी है वो काफ़ी लूट मार करती है। हाँ। मुख्तलिफ महकमों के हवाले से। तो अब इसमें एक ख़बर ये भी दिखाई दे रही है कि नई हथकड़ियों की परचेजिंग होगी, साथ में दीगर सामान भी होगा, तो नई टेंडरिंग की तरफ बात की जाए। सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये हथकड़ियाँ जो हैं वो काबिल इस्तेमाल नहीं थीं या इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, तो इनको परचेज़ क्यों किया गया? इनको परचेज़ करने में कौन अफसरान मुलविस थे? उनसे बासपुर्स क्यों नहीं की गई? उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों अमल में नहीं लाई जा रही? नेक्स्ट जो है वो स्टेप उठाया जा रहा है, वो ख़जाने पर ही बोझ क्यों बन रहे हैं? आप उनसे रिकवर करें, रिकवर करने या हो सकता है रिजवान साहब इसके पीछे एक और लॉजिक हो कि आपने ये पुलिस की नाअहली है, कैसे मुल्जिमान जो हैं वो छूट गए तो उन्होंने ये बहाना कर दिया कि भाई हथकड़ियाँ जो हैं वो जाली हैं या ठीक नहीं है या क्वालिटी उनकी ये भी हो सकता है। और तीसरा पहलू ये भी निकलता है कि मुल्जिमान से कोई वाबस्तगी भी हो सकती है कुछ ना कुछ मामलात की बिना पे। जी बहुत सारे पहलू हैं। तो जो इसकी जिस्ट है वो ये है कि पुलिस की नाअहली इस पर खुल के सामने आ रही है, चाहे वो हथकड़ियाँ लो क्वालिटी की हैं। असल में तो बात यह है ना कि मुल्जिम कैसे फ़रार हो गया, पुलिस के अंडर अगर वो है तो कैसे बाहर वो चला गया, ये मेन पॉइंट है। वही बात घूम फिर के आ जाती है कि ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात की ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं? अभी हमने देखा कि पुलिस नफरी इतनी कम है, एक कैदी को ले जाने के लिए 2 पुलिस एहलकार ज़रूरी होना चाहिए लेकिन नहीं होते, और अब इस तरह से जो कैदी जेल से फ़रार हो जाते हैं। इस हवाले से बात करते हैं। फैसल शकील साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। बिल्कुल, कराची सेंट्रल जेल समेत जो मजीद जेल है जेल है, यहाँ पर एक तो कैदियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। कराची सेंट्रल जेल में 2500 कैदियों की गुंजाइश है और यहाँ पर 6000 के करीब कैदी हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि एक इंतजाम ये हुआ है कि कोर्ट पुलिस के पास हथकड़ियाँ ही नहीं है। कोर्ट पुलिस के पास टोटल हथकड़ियाँ चाइना की है 1000 के करीब खराब है और 60 जो है वो इस्तेमाल होती है। पुलिस ने आबिद कायम उन्होंने इंतजाम किया है कि उनमें से 100 हथकड़ियाँ जो है वो खुल जाती है जिसकी वजह से कैदी फरार हो जाते हैं। तो उन्होंने जो है वो अफसरान को लिखा है और ये कहा है कि ये जो है वो तकरीबन 2000 हथकड़ियाँ चाहिए। तो फैसल साहब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये होता है कि अगर 1200 या 1300 हथकड़ियाँ ख़राब थी तो ऐसी हथकड़ियाँ मुल्जिमान को क्यों लगाई गई? तो यहाँ पुलिस की नाअहली नज़र आती है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखो बिल्कुल, ये तो पुलिस अफसरान की जिम्मेदारी बनती है, इसके लिए बाकायदा बजट होता है, हर चीज होती है। इसके बावजूद जो है वो इस तरह की हथकड़ियाँ देना और मुल्जिमान के फरार होना और उस पर ये कहना कि हथकड़ियाँ चाइना की खराब है और हमें जो है वो अमेरिकन और पाकिस्तानी हथकड़ियाँ चाहिए। तो इसका यही कहना है कि हमें जो है वो 2000 मजीद हथकड़ियाँ चाहिए, क्योंकि यौमिया हम 1200 कैदियों को मुख्तलिफ जेलों की जो है वो पेशी पर ला रहे हैं और ये खदशात है कि कैदी कहीं फरार ना हो जाए। तो इस सिलसिले में उन्होंने 2000 हथकड़ियाँ मंगवाने के लिए दरख्वास्त लिखी है। आईसी को कहा है कि हमें कोई तौर पर हथकड़ियाँ दी जाए। जी फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बहाना हो और जब मुल्जिमान फ़रार हो गए हों तो अब कहा यह जा रहा है कि वो जो हथकड़ियाँ लगाई गई थी वो नाकिस थी, लो क्वालिटी थी, चाइना की थी जो कि ख़राब थी। आपको नहीं लगता ये एक बहाना है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें मतलब ये है कि जो जुनैद कुरैशी जुआबंदी में कैदी फरार हुआ था उससे जो है वो क्रैकडाउन शुरू कर दिया कोर्ट पुलिस ने। तो वहाँ से दीगर स्टाफ को बदला और 250 के करीब पुलिस एहलकारों के ट्रांसफर किए गए जो कि 10 साल से जो है वो कोर्ट पुलिस में थे और उनमें से 50 तो ऐसे थे जिनके खुद मुकदमात थे और जो खुद किसी जेल में जा चुके थे। तो इन तमाम को हटाया गया। यहाँ पर जो नए एसएसपी आबिद कायम खानी आए, इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ किस्म
इस्लाहात शुरू किए, जिसमें उन्होंने ये भी एक पॉइंट पकड़ा है कि कैदियों के फरार होने की वजह ये भी बनती है कि उनके पास हथकड़ियाँ जो है वो खराब है और इस वजह से जो है ये नई हथकड़ियाँ दी जाए। सही, लेकिन फैसल साहब एक वजह ये भी है कि हमारे पास जो पुलिस की नफरी है वो बहुत कम है। इससे पहले हमने ये भी बात की थी कि एक कैदी को ले जाने के लिए 2 पुलिस एहलकार लाजमी होने चाहिए, लेकिन नहीं हैं वो, और बहुत कम पुलिस एहलकार मौजूद हैं जब कैदियों को पेशी के लिए ले जाया जाता है। तो ये भी एक वजह है कि कैदी जो है फरार हो जाते हैं। बिल्कुल, ये एक वजह मैंने आपको पहले ही बताया था अपने पिछले प्रोग्राम में कि यहाँ पर जो है वो टोटल नफरी जो है वो 600 के करीब एहलकार है और ये रोजाना जो है वो 1200 कैदी को लेके जाते हैं। तो ये किस तरह से पॉसिबल है कि जो है वो जो पुलिस रूल चलाता है कि एक कैदी पर 2 एहलकार होने चाहिए, तो इनके पास नफरी 2400 के करीब होनी चाहिए, तब से 1200 कैदियों को लाया जा सकता है पुलिस रूल के मुताबिक। तो इसके लिए भी जो है वो कहा गया है कि नफरी बढ़ाई जाए, लेकिन लगता नहीं है कि नफरी बढ़ेगी। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल शकील हमारे साथ मौजूद थे। जी रिजवान साहब, यानी कि हम अब ये कह सकते हैं कि पुलिस अपनी गिरदगी है उसको बेहतर बनाने के बजाय वो अब कोई नई मंतक ले आती है। कभी कह देती कि हथकड़ियाँ ख़राब हैं, कभी कहा जाता है कि जैसा कि हमें पता है कि पुलिस की नफरी इतनी कम है, जो मुल्ज़िमान पेशियों पर जाते हैं उनके लिए वो गाड़ियाँ मौजूद नहीं है ले जाने वाली। तो अच्छा ये देखें, पुलिस का जो स्ट्रक्चर है उसमें अभी बहुत इस्लाहात की ज़रूरत है और इसके हवाले से कम्युनिटी पुलिसिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जो है आवाम का जो है यूँ समझ लें कि बिल्कुल ताउन हासिल हो जाता है और आवाम को एक डोर स्टेप पे सहूलत भी मिलती है। कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ आप नहीं जा रहे, जिसकी वजह से आपको जो है वो तमाम जराइम और तमाम जो वाक़यात हो रहे हैं उनको ख़ुद कंट्रोल करना पड़ रहा है। आवाम का ताउन आपको नहीं मिल रहा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आसान लफ्ज़ों में से कहा जा सकता है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग अगर की जाए तो क्योंकि जब पुलिस में इस्लाहात की बात की जाती है तो फिर ज़रूरियात की जो है वो मुतालबात सामने आ जाते हैं और जब वो मुतालबात आते हैं तो फिर बजट का रोया जाता है और बात जो है वो जूं की त्यों रह जाती है। तो इसलिए आपको जो है वो चाहिए कि आप जो है कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ जाएँ और उससे ये है कि आपका जो है क्राइम रेशो भी नीचे आएगा और इस किस्म के जो करप्शन के वाक़यात हैं उसमें भी नुमायाँ कमी आ सकती है। मुकम्मल खात्मा तो नहीं होगा लेकिन कमी आ सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होने की ज़रूरत है। इस्लाहात की आपने बात की और हम देखें अगर तो बहुत सारी हुकूमतें आई चली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का ख़ास ये विजन था कि वो पुलिस रिफॉर्म्स लाएंगे, जुडिशल रिफॉर्म्स लाएंगे और जो करप्ट सिस्टम है, पुलिस का जो कल्चर है, थाना कल्चर, जिसे एक आम आदमी खौफ खाता है, उनके पास जाते हुए भी डरता है, इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत जो है इसके पूरे स्ट्रक्चर को तब्दील करने की ज़रूरत है। इनके रवैयों में कौन करेगा रिजवान साहब, कैसे होगा? ये हम बिल्कुल तो होगा। अपील कर करके थक गए। मायूसी जो है ना, वो मायूसी अच्छी बात नहीं है। मायूसी जो है वो कुफ्र समझा जाता है। तो इस हवाले से आपको जो है कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए सरमाया इस्तेमाल किया जाए। अकल भी कहीं पर अगर जो है बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल कर ली जाए तो काफ़ी कुछ रिज़ल्ट सामने अच्छे आ सकते हैं। अब आप कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ जब जाएंगे तो आवाम अगर आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी जगह पे क्राइम रेशो बढ़ा हुआ है और वहाँ पर जो है स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो अब कम्युनिटी पुलिसिंग में कई लोग ऐसे हैं, कई हम शहर में बहुत बड़े दिल के लोग मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा ज़कात रमज़ानों में कराची देता है पूरे पाकिस्तान से। तो आप कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ जाएंगे, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और उनका एतमाद बढ़ेगा, तो वो अल्लाह महला आपको डोनेट भी करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे। आपको असले की ज़रूरत है, आपको व्हीकल्स की ज़रूरत है। कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि कई कम्युनिटीज़ ने हमारी ट्रैफिक पुलिस को, हमारे पुलिस के जवानों को जो है वो गाड़ियाँ दी हैं, मोटरसाइकिलें दी हैं, हर तरीके से मदद की है। लेकिन आप कुछ कारकर्दगी करके दिखाएं। अपनी जो कारकर्दगी पे जो दाग लगे हुए हैं बदउनवानियों के या दीगर मामलात के हवाले से, क्राइम के हवाले से, क्राइम रेशो आप देखें कि जो पुलिस के अंदर क्राइम रेशो है वो किस कदर अप हुआ है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो आवाम का एतमाद है वो हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि आवाम बिल्कुल भरोसा नहीं करती। इनफैक्ट अगर किसी के कोई मोबाइल छिन जाए, स्ट्रीट क्राइम में हम देख लें, वो रिपोर्ट नहीं कराते। इतने जुर्म हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। तो पुलिस को इस पे
जो आवाम का भरोसा है वो जीतना चाहिए अपनी कारकर्दगी बेहतर बना के। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, दूरियां कम करने की ज़रूरत है अच्छे रवैयों से। बिल्कुल आपने सही कहा। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और स्टोरी के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि शहर में कानून जो कानून के रखवाले हैं वही कानून तोड़ते हैं, वो किस तरह, वो इस ब्रेक के बाद हम बताएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ जहरा रज़ा और अब आपको एक अहम खबर से आगाह करेंगे। सीएनजी स्टेशंस पर गैस की आंख मचोली जारी है। स्वीट सदर्न गैस कंपनी ने सीएनजी स्टेशंस को एक बार फिर गैस की जो सप्लाई है वो मुअत्तल कर दी है। स्वीट सदर्न गैस कंपनी ने गैस लोड मैनेजमेंट प्लान जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सीएनजी स्टेशंस को सप्लाई 72 घंटे के लिए बंद रहेगी और ये कल से यानी 25 फरवरी सुबह 8 बजे से 28 फरवरी सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। मज़ीद जानते हैं, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं हबीब खान साहब। जी हबीब खान, बताइएगा क्या सूरत हाल है, सीएनजी स्टेशंस को दोबारा बंद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सीएनजी सेक्टर को एक बार फिर जो है वो स्वीट सदर्न गैस कंपनी की जानिब से गैस फराहमी जो है वो बंद करने का फैसला किया गया है और गैस हुकाम का इस हवाले से कहना यह है कि गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत जो है वो ये फैसला किया गया है। इस वक्त गैस की सूरत हाल जो है वो अबतर है और मुख्तलिफ गैस फील्ड से मिलने वाली जो गैस है उसकी मिकदार में कमी का सामना है और साथ ही साथ प्रेशर्स में कमी का सामना है, जिसको मद्देनजर रखते हुए सीएनजी सेक्टर को जो है वो एक बार फिर बंद करने का फैसला किया गया है। 3 दिन की बंदिश का जो है वो फैसला किया गया है गैस हुकाम की जानिब से। जुम्मे की सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक 72 घंटों के लिए जो है वो तमाम पर सीएनजी स्टेशन कराची समेत सिंध भर के जो है वो बंद रखे जाएंगे। गैस हुकाम से तो इस हवाले से हमारी बात हुई है, लेकिन जब सीएनजी एसोसिएशन से हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका यही कहना है कि ये गैस हुकाम की जानिब से जो यकीन दहानी करवाई गई थी कि अब सीएनजी सेक्टर को जो है वो गैस की फराहमी बंद नहीं की जाएगी, वादा खिलाफी जो है वो बार बार की जा रही है। उस वादे की 2.5 महीने की तवील बंदिश के बाद गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो सीएनजी सेक्टर को सीएनजी की बहाली की गई थी, लेकिन उसके बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते भी यही सूरत हाल का सामना रहा कि 4 दिन खुले रहने के बाद 3 दिन जो है वो फिर बंद किया गया। इस हफ्ते में भी उसी तरह के शेड्यूल को जो है वो गैस हुकाम ने अपनाया है और एक बार फिर 4 दिन खुले रखने के बाद जुम्मे की सुबह 8 बजे जो है वो दोबारा बंदिश का फैसला किया गया है। तो पशेमानी का इजहार किया जा रहा है तमाम तर सीएनजी सार्फिन की जानिब से और सीएनजी एसोसिएशन की जानिब से भी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब खान हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपडेट कर रहे थे और जैसे कि उन्होंने बताया कि 72 लिए दोबारा सीएनजी स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। अभी पीर को सीएनजी स्टेशंस खोले गए थे, 4 दिन बाद फिर दोबारा बंद किया जा रहा है। तो ये सीएनजी स्टेशन पर जो गैस की आंख मचोली है वो जारी है, जिससे जो सीएनजी मालिकान हैं और ख़ास तौर पे जो इसके यूज़र्स हैं वो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब, बात करेंगे। शहर में कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियाँ उड़ाते नजर आते हैं। आपको बताएं कि नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक एहलकार बगैर हेलमेट के जो है वो मोटरसाइकिल चलाता रहा, वो भी फास्ट ट्रैक पर, और मोबाइल भी इस्तेमाल करता रहा। नेशनल हाईवे जहां ट्रैफिक का जो है बहुत ज़्यादा लोड होता है, एक हाईवे पर इस तरह से फास्ट ट्रैक पर चलाना, जिस तरह आप फुटेजेस में भी देख सकते हैं कि ना तो हेलमेट पहनी हुई है और पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो आपको वर्दी में नज़र आ रहा है। वो लोग जो कि कानून के रखवाले हैं, अगर वही कानून तोड़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा, इस हवाले से बात करते हैं। जी रिजवान साहब, आपने भी देखा फुटेज में, एक तो वो वर्दी में है, दूसरा वो फास्ट ट्रैक पे चल रहा है, मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं है, दूसरा मतलब 2 आप वायलेशन कर रहे हैं एक साथ। ये आम सी बात है, कराची की शाहराहों पर आपको इस किस्म की देखें, कानून नाफिज करने वाले इदारे ही अगर कानून की वायलेशन शुरू कर देंगे तो फिर तो सारा मेहनती जो है वो ज़ाया हो जाती है और एक जो आवाम का एतमाद और आवाम का यकीन है उसको आप फिर बहाल करने की बात भी करते हैं। किस तरह बहाल होगा? आप टोली की शक्ल में खड़े होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करने के बजाय छुप कर शहरियों को दबोच रहे होते हैं। ख़ास तौर पे जो है मोटरसाइकिल सवार वो सबसे ज़्यादा निशाना बन रहे होते हैं। सुबह से शाम तक जो है वो आप उनको डरा धमका के उनसे पैसे बटोर रहे होते हैं, चालान कर रहे होते हैं। अब इस सूरत हाल में अभी जो अहकामात आए हैं पुलिस हुक्काम की जानिब से कि जो है वो सिर्फ एसओ जो है वो करेगा चालान और दीगर कोई एहलकार नहीं कर सकेगा, उम्मीद अफजा हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं है। कुछ दिन पहले जो है रॉन्ग साइड ट्रैफिक के हवाले से जो है सड़कों पर कार्रवाई की बड़ी बातें की गई और बड़े कायदे कानून याद दिलाए गए। गुज़िश्ता रोज़ ही जो है वो माड़ीपुर रोड जाना हुआ तो
टावर से लेके गुलबाई तक जो है वो रॉन्ग साइड ड्राइव जो है वो जारी थी बदस्तूर। ना सिर्फ ये कि छोटी गाड़ियाँ बल्कि हेवी ट्रैफिक भी जो है वो रॉन्ग साइड आ रहा था, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है और हादसात जो है इस पूरे टुकड़े पर जो है वो मामूल और की अभी बात हमने बन कुछ गई। दिन पहले इस पे एक प्रोग्राम भी किया था कि रिपोर्ट आई थी कि जो सबसे ज़्यादा हादसात होते हैं वो ये रॉन्ग साइड जो आप गाड़ी लेकर जाते हैं उसकी वजह से होते हैं। अच्छा, ये जो पुलिस के मतलब जो कानून के रखवाले हैं वही हमें कानून तोड़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब ये चालान करते हैं तो चालान ये ऐसे शहरियों से कर रहे होते हैं जैसे कोई मतलब कोई दहशतगर्द इन्होंने पकड़ लिया है। बिल्कुल, आवाम से जो रवैया है उस रवैये के वही तब्दीली की बात हो रही है, वो तब्दीली आके नहीं दे रही। आवाम से जो रवैया है उनसे वो रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है। दूसरे जो आपके एहलकार हैं उनके जो है प्रॉपर तरबियत की ज़रूरत है, उनमें शऊर बेदार करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे ऐसे एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की ज़रूरत है जो कि ख़ुद जो है वो नमूना बने हुए हों गैर कानूनी काम करने का। तो ये तासुर दिया जा रहा है उनकी जानिब से एक तरीके से लाशऊरी तौर पर कि अवाम भी ये वायलेशन कर सकते हैं, लेकिन जब अवाम करते हैं तो फिर ये उनको दबोच लेते हैं। इस जानिब जो है कार्रवाई होनी चाहिए, एहलकारों का एहसाब होना चाहिए और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, इसका नोटिस लेना चाहिए, फौरी तौर पर लेना चाहिए ताकि इस तरह की जो वायलेशन है वो ना हो सके। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जाने बात करेंगे पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से जो काफ़ी ज़ेर बहस है। सहाफ़ती जो तंजीमें हैं उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है और उनका कहना है कि ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है। अपोजिशन भी इस हवाले से जो है वो इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में जा रही है। पीपल्स पार्टी का भी ये मौक़िफ़ है। और अब आपको बताएँ कि वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने भी पीका ऑर्डिनेंस की जो तरामीम की गई है उस हवाले से एक वज़ीर आज़म को ख़त इरसाल कर दिया है। कहते हैं इत्तेहादी हैं लेकिन आवाम के बुनियादी हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीम से हमारा अहम ताल्लुक़ है। और उनका ये कहना है कि पीका एक्ट में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में नहीं लिया गया। इस हवाले से बात करते हैं। जी क्या कहेंगे? क्या जी काफ़ी इस वक्त ये ज़ेर बहस है, जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, अपोजिशन है, वो भी इसको मुस्तरद कर रही है। अगर एक कानून में तरमीम करना भी है तो आप मशावरत से करें ना, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठा कर उनकी राय से एक कानून बनाया जाता है, वही ठीक होता है। अच्छा, बदकिस्मती से ये हम आहंगी जो है गुज़िश्ता कई दहाइयों से हम देख ही नहीं पा रहे हैं आला ऐवानों में। ये देखिए, बिल्कुल कानून है, कानून आपको बनाने की ज़रूरत है क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी आम हो रही है तो नई जिद्दत जब आ रही है तो उसके लिए नई कानून साजी की भी ज़रूरत होती है। पीका कानून अच्छा है लेकिन वही बात कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स से ना तो मुशावरत किसी किस्म की ख़ास किस्म की गई है और ना ही उनको एतमाद में लिया गया है इसके नफाज से कबल। अच्छा, माजी में भी इस किस्म के जो कवानीन बनते रहे या दीगर महकमों के कवानीन की बात कर लें आप, तो उस कवानीन को भी जो है वो मुतनाज़ई करार दिया जाता रहा और उस पर जो है वो एहतजाज और धरने और सारे मामलात होने के बाद फिर उस पर जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। तो किसी भी कानून को नाफिज करने से कबल जो है वो एक अवामी आरा भी ज़रूरी है और इसके साथ साथ जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको एतमाद में लेने की ज़रूरत थी और अब भी जो है वो ऐसा किया जा सकता है। कानून एक ऐसा बनाएं आप जिससे दोनों जानिब जो है मुतवाज़न बैलेंस कानून बन सके, ना सहाफ़ी उससे मुतासिर हो और ना ही जो है वो हुकूमती सतह पर या सियासी अच्छा, सतह पर। एतराज़ कानून पे नहीं है क्योंकि अगर कोई भी गलत ख़बर देता है, जाली या फेक न्यूज़ या नफ़रत अंगेज़ मवाद फैलाता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन होना चाहिए। लेकिन एतराज़ किस पर है कि आपकी जो डेफिनेशन है जाली ख़बर की, झूठी ख़बर की, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो क्लियर नहीं है। तो अब इसको किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ भी यूज़ किया जा सकता है, किसी बंदे को डिफेम करने के लिए या उसको ज़ाती दुश्मनी के ख़िलाफ़ भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये एतराज़ात इस पे हैं। देखिए, इसमें बहैसियत सहाफ़ी तो मेरा सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि करप्शन, आपको पता है कि करप्शन करने वाला जो है, चोरी करने वाला अपनी चोरी को छुपाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाता है। ठीक है, कुछ चोरियां ऐसी होती हैं जो डॉक्यूमेंट्स की सूरत में जो है वो पकड़ी जा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए पकड़ी नहीं जा सकती। अब क्या मैं उन ख़बरों को हाईलाइट करता हूँ
तो क्या उस सूरत में मेरी उस खबर को फेक न्यूज़ करार क्या दिया वो जाएगा? झूठी खबर होगी क्योंकि वो साबित नहीं हुआ बिल्कुल। तो यही ये ऐसी point बहुत सारी पेचीदगियाँ इस कानून में मौजूद हैं और इस पे एक तवील मुज़ाकरे की ज़रूरत है और उसके बाद इसको लागू करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये भी कि ये जो बिला ज़मानत गिरफ्तारी कही जा रही है और ट्रायल कोर्ट जो है वो फैसला 6 महीने में सुनाएगी, तो क्या जब तक वो आदमी जेल में रहेगा और नॉन बेलेबल कर दिया है इसको, पहले बेलेबल थी, तो अगर किसी शख्स ने किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया तो क्या होगा? बहुत सारे पहलू हैं जो लोग इस वक्त बेचैनी एक लोगों में फैली हुई है। अच्छा, इस कानून में एक चीज़ मेरी नाक़िस राय ये भी है कि ये देखें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है हर आदमी की दस्तरस में है और ख़ास तौर पे बात की जाए अगर जर्नलिज़म की तो स्मार्टफोन सामने जब से आए हैं उसके बाद से हर दूसरा आदमी जो है वो किसी ना किसी तरीके से सहाफ़ी बनने की वो सहाफ़ी बन गया है और दूसरा एनालिस्ट बन गया है। बिल्कुल। हर दूसरा आदमी अब उसमें और एक जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है वो वीडियो जर्नलिस्ट हो, फोटो जर्नलिस्ट हो या रिपोर्टर हो या तज्ज़ियाकार हो, तो उसमें जो है कायदे कानून जो है उसमें आपको एक डिफरेंस रखने की ज़रूरत है, ना कि ये कि आप सबको जो है एक लकड़ी से सबको हाँक दें। बिल्कुल आपने सही कहा। चलेंगे अपनी अगली ख़बर और बात करेंगे कराची में इस वक्त जो है गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है और आए दिन तकरीबन यौमिया बेसिस पे हम ये बात सुनते हैं कि आज कराची के इस डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑपरेशन किया गया, आज इस डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन किया गया। तो आज आपको बताएं कि कराची के 2 बड़े अज़ला में जो है तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है। गुलशन इकबाल और लियाकताबाद में फुटपाथ पर रखे गए ठेले पथारे और जो भी सामान है वो जब्त कर लिया गया है। दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, दीवारें और शेड्स लगा दिए जाते हैं, उसको मिसमार करने का अमल जारी है। जी रिजवान साहब, सवाल ये होता है कि एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो है वो डेली बेसिस पर गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहा है, तो इसका कोई रिज़ल्ट आ रहा है, कोई अच्छा रिज़ल्ट, या वो हटाते हैं फिर दूसरे दिन तीसरे दिन वो चबूतरे वहाँ दोबारा बन जाते हैं? बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। ये देखिए, रिज़ल्ट की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कारकर्दगी सिफर है और जो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है वो यौमिया बुनियाद पे कार्रवाइयाँ तो कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब उन्हीं के अफसरान पे कराची से यौमिया बुनियाद पर इन जो तजावुज़ात माफिया है इससे करोड़ों रुपए का भत्ता लेने का इल्ज़ाम भी लगता है। अब सूरत हाल ये है कि चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि तजावुज़ात हटती हैं, हमने तो यहाँ तक देखा कि चाइना ऑपरेशन का नाम दे दिया जाता है इनको कि तजावुज़ात हटाकर आप गए, घंटा 1.5 घंटे के बाद वही तजावुज़ात दोबारा मौजूद हैं। कराची में 2 बड़े मसाइल हैं, ट्रैफिक जैम के और इस सारे मामले के और आवाम की परेशानियों के। उसमें एक चार्ज पार्किंग है और दूसरी चीज़ जो है पार्किंग के मसाइल के साथ साथ ये इंक्रोचमेंट है। इंक्रोचमेंट रिमूव होती हैं तो वहाँ पे जो है वो पार्किंग माफिया काबिज़ हो जाती है और वही ढाक के 3 पात सूरत हाल होती है, आवाम को वही परेशानी का सामना रहता है। मतलब एक आप ऑपरेशन हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, 2 राय नहीं है कि बड़े बड़े ऑपरेशन किए इन्होंने, लेकिन उसके जो समरात आवाम को मुंतकिल होने चाहिए वो नाकिस हिकमत अमली के नतीजे में आवाम को डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। कब्ज़ा माफिया, अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आप बात कर लें, वहाँ पर चार्ज पार्किंग के हवाले से DC सेंट्रल ने गैर कानूनी चार्ज पार्किंग ख़त्म करने का कहा, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ज़रा ये कहते हैं कि एक माफिया जो है वो माफिया काबिज़ है इस सारे मामले पर और DC भी उनके आगे जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। इसी तरह आप आ जाएं चार्ज पार्किंग के, अगर आप मसाइल हल करना चाहते हैं या सड़कों को कुशादगी चाहते हैं और तजावुज़ात वहाँ पे कायम ना हो या तजावुज़ात का एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट वहाँ पे ऑपरेशन करे, तो आपको जितने भी प्लाजा हैं उसमें कवर्ड पार्किंग एरियाज़ को बहाल करने की ज़रूरत है। चार्ज पार्किंग का जो माफिया है उससे भी जान छूटेगी और शहर की शाराएँ भी जो हैं वो साफ़ सुथरी रहेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर देखें कराची को तो एक बड़ा रीज़न ये भी है कि आपने जैसे कहा कि पार्किंग एरिया बनाया नहीं जाता है। स्ट्रक्चर जब हम बना रहे होते हैं, एक दुकान बना रहे हैं या एक मॉल बना रहे हैं, चलो मॉल्स में तो फिर पार्किंग होती है, बिल्डिंग लॉज में ये बात शामिल है कि कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल आप जो प्लाजा बनाएंगे उसमें आपका कवर्ड पार्किंग एरिया लाजमी होना चाहिए और मौजूद भी थे। डिस्ट्रिक्ट की इसमें तारिक रोड की बात कर लें, मुख्तलिफ इलाकों की बात कर लें, वहाँ पे जो पार्किंग प्लाजा बने, शॉपिंग प्लाजा हों या रेजिडेंशियल प्लाजा हों, उनमें जो कवर्ड एरिया थे पार्किंग के वो बाद में सेल आउट कर दिए गए, कहीं गोदाम बन गए, कहीं फ्लैट बन गए, कहीं दुकानें बन गई।
तो ये मतलब पहले उनको वागुजार कराने मौजूद की थे, जरूरत है। लेकिन उसकी ज़मीन को जो है वो बेच दिया जी जाए। बिल्कुल, वागुजार करा लिया जाए तो बहुत रिलीफ मिल सकता है तो शहरियों को। ये अब जो हो गया तो हो गया, चलो, लेकिन आगे इस तरह ना हो, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं या कमर्शियल एरिया या रेजिडेंशियल एरिया बनाए जाते हैं, उसको इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बनाना चाहिए कि पार्किंग एरिया अलग से बनाया जाए, ताकि जो शहरी हैं उनको परेशानी ना हो। बिल्कुल आपने सही बात की। शहर इस वक्त इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि यहाँ पे मज़ीद जो है गैर कानूनी तामीरात हों। इसके लिए एक कमेटी बनानी चाहिए और उस कमेटी में न सिर्फ ये कि मुतल्लिका अफसरान बल्कि अवामी नुमाइंदों को भी जो है वो शामिल करके और फिर ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए जो कि आइंदा की तामीरात की इजाज़त दे। बिल्कुल आपने सही कहा। इस हवाले से हम एक अहम ख़बर से भी आपको आगाह करें। लियाकताबाद के इलाके कासमाबाद में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है। सिर्फ 50 गज पे 6 मंजिला इमारतें खड़ी हैं। सिंध हाई कोर्ट SBCA पर बरहम गैर कानूनी तामीरात फौरी मिसमार करने का हुक्म दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त गैर कानूनी तजावुज़ात के हवाले से? के इलाके कासमाबाद में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है। इसी हवाले से एक आईनी दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि प्लॉट नंबर 213 है, जो कि 50 स्क्वायर यार्ड के 2 प्लॉट्स हैं और उन पर 6 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है, जिस पर अदालत ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी लियाकताबाद और दीगर को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। दरखास्त गुजार का ये कहना था कि छोटे प्लॉट्स के ऊपर कसीरुल मंजिला इमारतें बनाना, ये पोर्शन बनाने से जो अहले मोहल्ला है और उनके घर जो छोटे होते हैं उनके अंदर दरारें आ जाती हैं और जो पोर्शंस बनाए जाते हैं उनकी वजह से जो सिविक गटर के इश्यूज, पानी और बिजली के इश्यूज हैं, वो भी अहले मोहल्ला को फेस करने पड़ते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पे सिविल स्ट्रक्चर के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा है कि SBC से रुजू किया था, लेकिन SBC अपने फराइज अंजाम नहीं दे रहा, लिहाजा अदालत हुक्म जारी करे SBC को कि गैर कानूनी तामीरात का अमल रोका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद थे। जी, मैं चाहूँगी रिजवान साहब, अभी हम गैर कानूनी जो तजावुज़ात है उसी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। एक तो चबूतरे, दुकानें, ये सब बनाते हैं। दूसरा ये कि 50-50, 60-60 गज पर 6 मंजिला, जैसे अभी बताया गया कि सिंध हाई कोर्ट SBCA पर बरहम नज़र आती है। तो ये SBCA सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी क्यों काम नहीं करती अपना, और क्यों बाद में फिर आवाम जो वहाँ के रिहायशी होते हैं उनको भी नुकसान होता है, आसपास रहने वालों को भी नुकसान होता है? अच्छा देखें, कराची जो है वो कहते हैं कि गरीब परवर शहर है। हाँ। मुल्क भर से यहाँ पे जो है लोग आए हैं और बात की जाए अगर 2-3 दहाइयों की, तो कराची यानी गांव देहात से शहरों में मुंतकिल होने वाले जो रेशू है, एक सर्वे किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि कराची में जो है इसमें इजाफा हुआ है और तकरीबन सालाना 30% अफराद जो है वो मुल्क भर के कराची में आते हैं। हाँ। जिसमें से 10 से 15% जो है वो यहीं रहते हैं, बकाया वापस जाते हैं। हाँ। तो इसका जो हुदूद और रकबा है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पे आबादी का जब दबाव बढ़ता है तो रेजिडेंशियल यूनिट्स की भी जो है ज़रूरत पड़ती है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बढ़ती हैं, उसके लिए प्लानिंग नहीं की गई। सरकारी सतह पर कई सालों से जो है वो कोई ऐसे इलाके आबाद नहीं किए गए जो हाउसिंग के जो गरीब अफराद जो हैं वहाँ पे रिहाइश कर सकें या कराची के शहरी जो है उसको परचेज़ कर सकें, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर बोझ पड़ा। मकानात की तामीर के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जब वो बोझ पड़ा तो FL साइट बनना शुरू हुई, फ्लैटों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। उन बड़े प्रोजेक्ट्स में माजी में बड़े बड़े गबन हुए, गैर कानूनी ज़मीनों पर वो तामीर कर दिए गए, आवाम से जो है करोड़ों रुपए लूटे गए, तो आवाम का एतमाद कम हुआ। उसके बाद ये जितने इसमें से जो काली भीड़ें थीं वो बिल्डर माफिया ने रुख किया शहर के अंदरूनी इलाकों का, छोटे प्लॉट्स पर इन्होंने जो है वो एक्टिविटी का आगाज़ किया और छोटे छोटे प्लाटों पे बुलंद इमारतें तामीर करना शुरू कर दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का टोटल ये फेलियर है, उसके अफसरान इसको किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं कर सके। बिल्कुल आपने सही कहा, इस पे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चलते हैं अपने अगली स्टोरी की जानिब और आपको बताएं कि कराची यूनिवर्सिटी में हुआ है रंगों का एक मेला सजा है, फ्लावर शो। उस हवाले से पहले एक पैकेज देखते हैं, फिर बात करेंगे।
फूल, खुशबूदार पौधे भी बेशुमार। जामिया कराची का बॉटनिकल गार्डन रंगारंग फूलों की खुशबू से महक रहा है। नुमाइश में रंग बिरंगे फूल तो माहौल को खूबसूरत बना रहे हैं, अनवा व अक़साम के पौधे भी देखने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहे हैं। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे फ्लावर्स वगैरह हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, रिफ्रेशमेंट्स है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत अच्छी एग्जीबिशन है। यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि स्कूल कॉलेज की तालबात भी नुमाइश देखने आई और फूलों के साथ खूब तस्वीर बनवाई। मतलब बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा इन लोगों ने गार्डनिंग वगैरह यहाँ पे किया हुआ था। बहुत ही प्यारा एग्जीबिशन है। प्लांट्स हमें लगाने चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है उनको कम करने में ये बहुत मददगार साबित होते हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि फूलों की ये नुमाइश 25 फरवरी तक जारी रहेगी, जिससे खूबसूरत माहौल और मुख्तलिफ पौधों के दिलदादा अफराद इस नुमाइश में अपना शौक पूरा कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद फरहान के हमरा रबिया खान, सिटी 21। जी, आपने देखा रंगों का मेला इस वक्त कराची न्यू यूनिवर्सिटी में सजा है। और रिजवान साहब, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह हमने अभी स्टोरी डिस्कस की, सईदाबाद की, और कराची के बहुत बेशतर इलाके ऐसे हैं जो कचरा और नाले उबलने, उस कंडीशन में इस तरह के फूलों का मेला लगाना या इस तरह की एक्टिविटीज़ करना आपके दिमाग पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। बहुत, ना सिर्फ दिमाग पे बल्कि आप सबसे बड़ा जो इस वक्त आपका मसला है वो माहौलियाती आलूदगी है। माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे के लिए कराची के हर शहरी को अपना इस टाइम जो है वो रोल अदा करने की ज़रूरत है। कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका है। यहाँ पे जो जहरीली केसेस हैं उनका रेशो इस कदर बढ़ गया है कि हम टॉप 10 में शामिल रहते हैं माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, शहरों के हवाले से अगर बात की जाए तो इस हवाले से आप इसका जो वाहिद हल है वो माहिरीन ये बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए। कराची की अगर बात की जाए 2 से 2.5 करोड़ दरख्तों की ज़रूरत है और इसके लिए शहरियों को सिर्फ हमें सरकारी इदारों पर ही जो है वो इक्तफा नहीं करना होगा, हर शहरी को किरदार अदा करना होगा और जो हरियाली मौजूद है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी आप काम करें, उसका भी ख्याल रखना होगा। बहुत सही बात कही आपने। इसी के साथ जो है वो इस प्रोग्राम के पहले हिस्से का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान साहब आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एक और अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग के नुकसानात क्या हैं। ओवर थिंकिंग एक बीमारी है या ये साइकोलॉजिकल इशू है, आखिर है क्या, और इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी जो सेहत है उस पर आता है। इस ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 18। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं सिटी 10 में। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब चलते हैं एक और अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे, ओवर थिंकिंग के हवाले से। ओवर थिंकिंग यानी एक्सेसिव थाट्स, एक सोचों का बार बार आना, एक सोच से दूसरी सोच, फिर दूसरी सोच से तीसरी सोच, और जो ज़्यादातर सोचें होती हैं वो या तो हमारे पास से रिलेटेड होती हैं या फिर फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं, जिसकी वजह से हम अपना जो प्रेजेंट है वो भी ख़राब कर देते हैं। पास्ट की अगर बात की जाए तो अक्सर ऐसे रिग्रेट्स होते हैं जो हम सोचते रहते हैं कि काश उस वक्त मैं ये ना करती या काश उस वक्त मैं ये डिसीजन ना लेती तो आज मैं बेहतर जगह पर होती। रिलेशनशिप के हवाले से भी हम सोचते हैं कि काश मैं इस रिलेशन में ना आती या मैं इससे शादी ना करती तो मेरे हालात आज बेहतर होते। इसी तरह अगर फ्यूचर की बात की जाए तो भी हाँ, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपके वर्क से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो। बहुत ज़्यादा सोचना किसी के बारे में, तो इसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसका असर क्या होता है हमारे दिमाग पर, हमारे जिस्म पर, इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आमना इस्माइल ने, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आमना आपके वक्त का। मुझे बताइए सबसे पहले ओवर थिंकिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या ये एक बीमारी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये है क्या एग्जैक्टली? ठीक है ज़हरा, बेसिकली ओवर थिंकिंग जो है अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन या समझने की कोशिश करें तो सोच हर इंसान को आती है, राइट? ऐसा कोई इंसान नहीं है कि हम कहें कि वो सोचलेस है या थॉटलेस है, हाँ। या वो सोचों के बिना जी रहा है जिंदगी, हाँ। तो सोच आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सोच का इतना तसलसल से आना कि आपकी डेली फंक्शनिंग खराब होना शुरू हो जाए। इसको और मजीद अगर हम अपने एज ए साइकोलॉजिकल पैराडाइम में समझते हैं तो क्या होता है कि अक्सर इंसान को जो तहकीक कहती है कि 5000 से 500 के दरमियान सोचें आती हैं, ठीक है? मुझे 500 सोच भी आ सकती है, मुझे 1000 भी आ सकती है, मुझे 2000 भी आ सकती है। तो मेरी जो सोच है उसका जो क्वांटिटी है वो 500 से 5000 के दरमियान रहता है। अब इन जो सोचों के अंदर
आपके पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो मुझे सोच आ रही है वो सारी की सारी मंथली या नेगेटिव हो, राइट। मुझे कभी कभी अच्छी सोच भी आती है और कभी कभी बुरी सोच भी आती है। तो ओवर थिंकिंग के डायनेमिक्स में ओवर थिंकिंग अगर पॉजिटिव है तो वो बुरी तो चीज नहीं हो सकती है, लेकिन अगर वो नेगेटिव है या फिर वो हद से ज्यादा तजावुज कर रही है टू एन एक्सटेंट कि मेरी डेली रूटीन इम्पेयर होना शुरू हो रही है, मतलब मुझे इतना ज्यादा, हम यूजुअली समझते हैं इसको 2 Ds से, कि डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है या डिसफंक्शनिंग कॉज कर रहा है। कि मुझे सोच आ रही है टू एन एक्सटेंट कि मैं अपने रोजमर्रा की जो रूटीन है उसको प्रॉपर्ली फंक्शन या एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। मैं काम करना चाहती हूँ, मैं काम नहीं कर पा रही, मेरे वर्क लाइफ रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, मेरी एकेडमिक्स डिस्टर्ब हो रही है, मेरी फैमिली फंक्शन डिस्टर्ब हो रही है कि मैं रोजमर्रा जो खाना पकाने वाले काम करती हूँ या जो भी मेरी डेली लाइफ है वो इम्पेयर हो रही है। तो वो ओवर थिंकिंग के डायनामिक्स में जाता है कि ये ओवर थिंकिंग इम्पेयर्ड हो रही है। सही है आमना, यानी आपने कहा जी आमना, यानी आपने कहा कि सोचना जो है वो बुरी बात नहीं है, बुरा सोचना बुरी बात है। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे नेगेटिव थिंकिंग को, अगर हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं या हेल्दी थिंकिंग की बात करते हैं, तो क्या कोई इसका कुछ ऐसा है स्केल जिससे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें? डेफिनेटली इसको डिफरेंशिएट यूजुअली क्या करा जाता है कि हमारे पास हमारी जो इंसान की जात है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। हमारी जात के अंदर हमारे बहुत सारे स्फीयर्स हैं साथ साथ फंक्शन कर रहे हैं। अगर मैं अभी आपसे मुखातिब हूँ तो मैं ऑक्यूपेशनल लेवल पे या प्रोफेशनली आपसे कनेक्टेड हूँ, राइट। जी जी। मेरी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग के साथ साथ मेरी सोशल होती है फंक्शनिंग, मेरी पर्सनल फंक्शनिंग होती है, मेरी एकेडमिक फंक्शनिंग होती है, मेरी फैमिली फंक्शनिंग हो सकती है। अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे इंट्रोड्यूस करने से पहले अपनी मैरिटल या इज़्दिवाजी जिंदगी के हवाले से बात कर रही थी कि मुझे बीवी और शौहर वाले इस तरह के ख्यालात आते कि मेरा शौहर अच्छा नहीं है या फिर मेरी जिंदगी में मैं अच्छी बीवी साबित नहीं हो पा रही, तो आपकी मैरिटल फंक्शनिंग भी होती है। तो जबकि डिफरेंट फंक्शनिंग हैं, डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ है, उसके अंदर कोई एक फंक्शनिंग ज्यादा डोमिनेट हो जाना और बाकी फंक्शनिंग को पीछे रख देना भी ओवर थिंकिंग का ही बात है। जो क्रिएटिव थिंकिंग है कि मैं क्रिएटिव तो हूँ लेकिन मेरी क्रिएटिव वर्जन या क्रिएटिवनेस सिर्फ मेरी ऑक्यूपेशनल डोमेन में आ रही है और उस वजह से मैं बाकी मेरे मैं एज अ पर्सन ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, या मेरा सोशल लाइफ इम्पेयर हो रहा है कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, तो वो क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, फिर वो ओवर थिंकिंग है। सही। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि वो ओवर थिंकिंग ना करें और वो कंसल्ट भी करते हैं साइकोलॉजिस्ट से, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते। हालांकि हर चीज़ आपकी बॉडी जो है आपके कंट्रोल में, इसी तरह आपका दिमाग भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो किस तरह से अपनी जो सोच है उसको कंट्रोल किया जा सकता है? सोच को कंट्रोल करने से पहले आप ये समझें कि सोच के साथ जो लिंकेज है वो 2 और चीजों का भी है जी, ठीक है। आपकी सोच, जैसे मुझे अगर भी कोई सोच आती है तो उस सोच से जुड़ा मेरा कोई इमोशन होता है और उसी से जुड़ा मेरा कोई बिहेवियर होता है। थिंकिंग इज नॉट समथिंग व्हिच अकर्स इंडिविजुअली और होलिस्टिकली और सोलली, कि मुझे सिर्फ सोच आ रही है और मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। मुझे सोच आती है, जैसे अभी आपने यूज किया वर्ड एंग्जाइटी के, या फिर मुझे प्रीवियसली पास्ट की जो सोच आ रही है वो मुझे डिप्रेशन में मुब्तला कर देती है। जो सोच है उस सोच से जुड़ा इमोशन क्या है और उस सोच से जुड़ा बिहेवियर क्या है। क्या ये जुड़ा इमोशन और बिहेवियर क्या ये पॉजिटिवली मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको पहले मुझे आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका इम्पैक्ट, मुझे सोच आ रही है, सोच की वजह से मेरी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। आप अगर देखिए काफी लोग कहते हैं कि मेरे पट्टों में तनाव हो गया, या मुझे माइग्रेन होना शुरू हो गया, या हेडेक शुरू हो गया है, या मुझे बहुत फटीग हो रही है, मतलब मुझे थकावट महसूस हो रही है, काम नहीं कर पा रही हूँ। तो आपकी जो सोच है, आपकी सोच की वजह से आपका इमोशनली आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं या आप एक्टिव फील कर रहे हैं। उस सोच की वजह से आप, यानी आपकी सोच का जो इम्पैक्ट है, वो जो आपके इमोशन है या आपके बिहेवियर पे वो किस तरह का आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव है तो जाहिर है वो खतरनाक है, अगर वो नेगेटिव है तो वो फिर आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अच्छा, अगर मैं पूछूं नेगेटिव थिंकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स के, एक तो ये कहते हैं कि लोग जो नेगेटिव बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं उनको नींद का मसला होता है, उन्हें नींद नहीं आती, दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता, इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी वो अपने वर्क जो प्लेस है वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ऐसे लोगों को? डेफिनेटली ओवरथिंकिंग के मेनली साइड इफेक्ट्स आपकी अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं और उसके बाद फिर आपके डिफरेंट डायनामिक्स में इम्पेयर करते हैं। या आप कह रही है कौन, तो ये पर्सनल लेवल पे मेरी स्लीप अफेक्ट हो सकती है, ठीक है,
मेरी एपेटाइट रिड्यूस या ज्यादा हो सकती है। मैं स्ट्रेस ईटिंग करती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खा सकती हूँ, ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है और स्ट्रेस की वजह से मैं ज्यादा खा रही हूँ या मेरी भूख खत्म हो गई है, तो एपेटाइट में भी चेंजेस आते हैं, स्लीप में भी डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, आपके अटेंशन कंसंट्रेशन इफेक्ट। मैं सोच ही नहीं हूँ, अगर मैं सिर्फ एक्टिव थिंकिंग नहीं पैसिव थिंकिंग कर रही हूँ कि मुझे सोचना है क्या, मुझे कल जाके क्या करना होगा, फिर मैं क्या करूंगी, उसके बाद क्या करूंगी, दैट्स समव्हाट दैट्स हैपनिंग इन माय माइंड। मैं एक्टिवली तो उसको कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरी कोई गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी नहीं है, तो मेरी अपनी अंदर बॉडीली कोई चेंज एक्सर्शन नहीं आ रहा, तो मेरा अटेंशन कंसंट्रेशन के साथ साथ मुझे फटीग हो सकती है, बॉडीली स्वेट्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ कनेक्ट करें तो मेरी लाइफ के अंदर अगर मैं बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ तो मुझे एंग्शियसनेस हो सकती है, मैं पैल्पिटेशन का शिकार हो सकती हूँ, शिवरिंग हो सकती है, और अगर मैं बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोच रही हूँ तो मुझे र्यूमिनेशन, लो मूड हो जाता है, आपको होता है होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आ रही है। तो दैट इज ऑल कनेक्टेड कि आपकी बॉडी, माइंड और बॉडी का आपस में बहुत ज्यादा कनेक्शन है। जैसे कभी कभी कोई स्ट्रेसर की वजह से मुझे सोचें आना शुरू हो गई, तो ये आपने आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो सोच आ रही है वो किसी ऑनसेट के बाद आना शुरू हुई है या इट्स लाइक एन ओवर थिंकिंग पैटर्न दैट यू आर यू हैव एज योर पर्सनालिटी ट्रेट। अगर मुझे कोई हादसा या कोई जिंदगी में कोई ऐसा तब्दील हुई है, उसमें कोई स्ट्रेस आया, कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट आया है, उस इवेंट के बाद मेरी थॉट ज्यादा हो गई। जैसे आई डू गेट पेशेंट्स या क्लाइंट्स जिसमें वो कहते हैं कि हमने जब कंसीव किया तो हमारी ओवरथिंकिंग बढ़ गई, हमने जब मैरिटल लाइफ में एंटर किया तो हमारी ओवरथिंकिंग बढ़ गई, यूनिवर्सिटी में आने के बाद ओवरथिंकिंग आना शुरू हो गई। तो जो लाइफ चेंजिंग इवेंट से ओवरथिंकिंग रिलेटेड है, दैट्स समथिंग एन एडिशनल थिंग, और अगर एक नॉर्मल ओवरथिंकिंग है वो एक अलग चीज है। सही, इनके दरमियान डिफरेंशिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर उसी के इम्पैक्ट भी हम देख रहे होते हैं कि किस तरीके से आते हैं। और अगेन सेम गोज टू द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट दैट आई सेड कि अगर वो ओवरथिंकिंग आपकी लाइफ में आपको गो ऑन करने में हेल्प कर रही है, देन दैट्स नॉट ओवरथिंकिंग, दैट्स यू नेमिंग इट एज ओवरथिंकिंग। आप उसको नेम दे रहे हैं, हालांकि वो सोच हर इंसान को आती है। बिल्कुल, और हर इंसान को सोच आती है, आपने बिल्कुल सही कहा, और डिफ्रेंशिएट करना भी ज़रूरी है। अच्छा, ये मुझे बताइए आमना कि कहा जाता है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनकी जो सोशल लाइफ होती है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो अक्सर जो लोगों से मिलते हैं या ख़ानदान की बात कर लें, फ्रेंड्स की बात कर लें, इवन रिलेशनशिप में वो अजम्पशंस बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से बना लेते हैं जिसकी शायद कोई रियलिटी नहीं होती। तो ऐसे लोगों की लाइफ या सोशल लाइफ हम कह सकते हैं कि डिस्टर्ब रहती है। डेफिनेटली हम इसको डिड्यूस तो नहीं कर सकते कि हाँ फॉर श्योर रहती है, कि डिस्टर्ब रहती है, रह सकती है जी, ठीक है। अगर सामने आपके फ्रेंड के साथ आपकी एक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, जैसे आपने कहा अजम्पशन मैंने बना ली है, लेकिन क्या वो अजम्पशन मैंने अपनी फ्रेंड को बात करके कम्युनिकेट करके रिजॉल्व की है, या इट्स ओनली एन एटीट्यूड दैट आई एम फॉर्मिंग इन माय माइंड। अगर मेरे जहन में वो अजम्पशन है लेकिन मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ, तो दैट्स समथिंग कि ये रिजॉल्विंग नहीं हो सकता। ये रिजॉल्व तब होगा जब मैं इस पर एक्टिवली वर्क करूंगी, तो ये सोशल लाइफ डिस्टर्बेंस का पार्ट है। लेकिन अगर मैंने उस थॉट को कन्वे नहीं किया, अपने जहन में रखा, तो फिर मेरी लाइफ डिटोरिएट हो सकती है, और फिर सोशल फंक्शनिंग भी इम्पेयर हो सकती है। सोशल के साथ साथ बहुत सारी फंक्शनिंग इम्पेयर हो सकती है, आपकी ऑक्यूपेशनल है, आपकी एकेडमिक है, आप सेल्फ एलूफ हो जाते हैं, लोगों से कटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग तो मेरे बारे में सोचते हैं अच्छी राय काम ही नहीं करेंगे अगर मेरी अजम्पशन है। तो मुझे इसको वैलिडेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, थॉट वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाज़ औक़ात आप बताते हुए भी डरते हैं ना, आपने अगर कोई गलत अजम्पशन बना लिया है, तो अगर आपको ये होता है कि आप सामने वाले को बताएंगे तो शायद आप उसको खो दें इस वजह से, तो वो अंदर ही अंदर एक ज़्यादा वो बढ़ता रहता है, और फिर उसके बाद जो है ये आपकी पूरी लाइफ पे अफेक्ट करने लगती है, को भी लीड करता है। ये डेफिनेटली आप सही कह रही हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आमना हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? थोड़ी देर पहले भी मैंने सवाल किया कि अगर माइंडफुलनेस की बात की जाए तो किस तरह अपने माइंड को इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करें और अपने जो ब्रेन है उसको मतलब पॉजिटिवली एक्टिव कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन या कुछ एक्सरसाइजेस, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगी? ओके, इसमें 2-3 चीजें पहले बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप पहले सेल्फ अवेयर हो कि आपको जो थॉट्स आ रही हैं उसका नेचर क्या है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, और वो किस तरह की आ रही है। जैसे आपने कहा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो किस हवाले से आ रही है। जब आप अवेयर हो जाएं, फिर रिजॉल्व करने के लिए जैसे सिंपल एक्सरसाइज में हम डीप ब्रीदिंग को बड़ा रेकमेंड करते हैं। ये माइंडफुलनेस की सबसे लीस्ट हायरार्की की पहली स्ट्रैटेजी जो फॉलो करते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग करते हैं कि आप नाक से गहरी लंबी सांस लें और मुंह से बाहर निकालें, इनहेल और एक्सहेल करके, ताकि आपकी बॉडी को
जो फ्रेश ऑक्सीजन होता है वो सप्लाई हो, ताकि आपकी जो थॉट लेवल है वो थोड़ा पर्टेन करे और रिड्यूस हो। इसके अलावा हम डायरी राइटिंग करते हैं, थॉट डायरी, प्रॉपर अपनी सोचें आप लिखते हैं, क्योंकि आपकी सोच आपके अंदर महफूज है, आप तो उसको निकालेंगे नहीं, वेंट आउट नहीं करेंगे, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वो रिजॉल्व नहीं होगी। तो आप उसको थॉट डायरी की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ हमारा अगर ये एक्सेसिव थिंकिंग आ रही है तो हम वरीइंग टाइम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं पूरे दिन में 24 घंटे सोचने के बजाय अपने आप को, जैसे हम अपने आप को मुख्तस करते हैं ना कि मेरे नाश्ते का ये टाइम है, मेरे खाने का ये स्पेसिफिक टाइम है, मेरा ये जिम का जाने का टाइम है, तो इसी तरीके से आपका वरीइंग टाइम है कि ये मेरे सोचने का टाइम है, इस टाइम मैं सोचूंगी और इस टाइम मैं जो सोचना चाहूँ मैं सोच सकती हूँ। लेकिन तो वही बात है ना आमना की कंट्रोल नहीं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि नमाज में भी लोगों को सोचे आती हैं, तो वो तो एक ऐसा टाइम होता है ना जब आप अल्लाह से कनेक्ट होते हैं, लेकिन वो भी आपके हाथ में नहीं होता, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम कौन सी रकत पढ़ रहे थे। इवन सोने के वक्त जब आप शदीद नींद में होते हैं उस वक्त आपको सोचे आ रही होती, तो वो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो 1 घंटा अगर दिन में हम ऐसा सोच लें कि हम इस टाइम सोचेंगे तो वो हो नहीं पाता, जो हम अक्सर देखते हैं वो हो नहीं पाता। इसको रिजॉल्व करने के लिए प्रॉपर एक थेरेपी या काउंसलिंग के थ्रू हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और ठीक है, डिपेंड करता है कि इंडिविजुअली अगर मेरी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आई कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जो कि मुझे गाइड करे कि एग्जैक्ट तरीका दे। कि हर तरीका हर एक के लिए नहीं बना हुआ। जैसे हम कहते हैं पेन से किसी को डिस्प्रिन से रिलीफ मिलता है, किसी को पैनाडोल से, किसी को कोई और पेन किलर से, तो पेन किलर हर एक के लिए सेम पेन मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट नहीं करती है ना। तो इसी तरीके से आपकी जो टेक्निक है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, कि किसको ज्यादा इफेक्टिव कौन सी टेक्निक से हेल्प मिल सकती है और किसको किस तरीके से। किसी के लिए डीप ब्रीदिंग से एक सिंपल नॉर्मल ब्रीदिंग है, और किसी के लिए आप फिजिकल एक्सर्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। काफी लोग हमारे पास आते हैं, हमको आप साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट, वो कहेंगे आपको वॉक करें। आप जितनी अपनी एनर्जी को डिफरेंट अटेम्प्ट में एग्जीक्यूट करते हैं उतनी ज्यादा आपकी जो एनर्जी है, थॉट क्या है, एक एनर्जी है, आप उस एनर्जी को बिहेवियरली निकाल रहे हैं या पैसिवली निकाल रहे हैं। तो निकालना आपका जो मॉड्यूलेशन है वो इम्पोर्टेंट है। सही, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया आमना हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव उन्होंने बातें बताई। सोच तो सभी को आती है, लेकिन उस नेगेटिव सोच है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो इसका असर आपके दिमाग पर भी पड़ता है, आपके जिस्म पर भी पड़ता है, आपकी ओवरऑल सेहत पर पड़ता है। और मैं आपको यहाँ कंक्लूड करना चाहूँगी कि डॉक्टर जो साइकोलॉजिस्ट थी आमना, उन्होंने कहा कि सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए वो डीप ब्रीदिंग का होना चाहिए। आप डीप ब्रीदिंग करें, उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच आती है, एक्सेसिव थॉट्स आती हैं, तो आप उसको लिखें। जब आप सोच को लिख लेते हैं तो आप उसको एक तरह से बाहर निकाल लेते हैं। तीसरा कि आप बातचीत करें अपने घर वालों से, या अगर कोई नहीं है मौजूद तो आप प्रॉपर एक काउंसलर के पास जाकर काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तीसरा फिज़िकल एक्सर्शन करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार हम अपने दिमाग का इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं और हम फिज़िकल एक्सर्शन नहीं करते तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो इसको बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और मौजू पे बात करेंगे, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। खैर, हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आज के भाव की तरफ। जी, हमारे रिपोर्टर बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज शहर कायद में सब्जियों के रेट्स क्या हैं। जी बसीम, अपडेट कीजिएगा हमें, क्या सूरत हाल है कीमतों की? जी बिल्कुल, शहर कायद में अगर सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करें तो सरकारी सतह पर कुछ सब्जियां महंगी हुई हैं और कुछ सब्जियां सस्ती हुई हैं। जो सब्जियां सरकारी फैसलों में सस्ती हुई हैं उनमें करेला और भिंडी शामिल है। करेला जो है वो 10 रुपये सस्ता होकर अब जो है वो 233 रुपये पे आ गया है, और इसी तरीके से भिंडी भी जो है वो 10 रुपये तक सस्ती होकर 143 रुपये पे आ गई। लेकिन ये जो है कमी जो है वो सिर्फ कागज़ों तक महदूद है। अभी भी करेला जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 400 रुपये और कहीं पे ज़ायद पर फरोख्त हो रहा है। इसी तरीके से सेकंड नंबर पर भिंडी जो है वो हम देख रहे हैं कि भिंडी जो है तकरीबन 280 रुपये से लेकर 300 रुपये तक फरोख्त हो रही है। और जो सबसे टॉप पे है वो है लहसुन और अदरक, जो कि अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 450 रुपये और इससे ज़ायद पर फरोख्त हो रहे हैं। छिलावा लहसुन भी हम देखते हैं, या फिर धुली हुई अदरक, उनकी कीमतें जो वो इससे ज़ायद हैं। और इसी तरीके से शिमला मिर्च हम देख रहे हैं कि महंगी हुई है। सरकारी फहरिस्तों में भी जो है वो 20 रुपये महंगी होकर 113 रुपये पहुँच गई है। और इसी तरीके से जो आम मिर्चें हैं उसकी कीमतों में भी इजाफा देख रहे हैं, 93 रुपये तक वो महंगी हो गई। लेकिन दर हकीकत जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मिर्चें हो गई उनकी जो फ़रोख्त है, उनकी जो
वो अलग की जा रही है, क्योंकि शिमला मिर्च और मुख्तलिफ किस्म की मिर्चें जो है वो तकरीबन 240 रुपये से नीचे नहीं आ पाई हैं। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि टमाटर जो है वो भी सस्ता नहीं हो पाया। टमाटर 160 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। दीगर सब्जियों में जैसे कि मौसम सरमा की सब्जियों में गाजर है, मटर है, चुकंदर है, शलजम है, तुरई है, लौकी है, फूल गोभी, बंद गोभी है, लहसुन, अदरक के साथ साथ इसके अलावा अगर हम बात करें धनिया पुदीना है, तो इनकी कीमतों में कमी के साथ इस्तेकाम बदसूर बरकरार है। और बिल्कुल अगर बात करें प्याज और आलू की, तो प्याज आलू की कीमतों में भी कमी है। लेकिन इसके अगर हम बात करें इलाकाई बाज़ारों में, तो इलाका में भी इनकी कीमतें मुस्तकिल है, लेकिन इलाकाई बाज़ारों में सरकारी कीमतों के मुकाबले में जो है आलू प्याज जो है वो तकरीबन 50 रुपये फ़ी किलो पे फ़रोख्त किया जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने के हवाले से, तो हम देखते हैं कि सब्ज़ी मंडी में भी जो है वो माशाखोर जो है या आड़ती हैं या फिर जो ताजिर हैं या फिर मुनाफाखोर हैं, वो सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करते नज़र नहीं आते। उन्होंने जो सरकारी कीमतें हैं उनको यकसर नज़रअंदाज करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो सब्ज़ी फ़रोश हैं वो सब्ज़ी मंडी से जो है वो इजाफी कीमतों पर सब्ज़ी खरीद कर जी बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार आपका हमें अपडेट करने के लिए। सरकारी कीमतों पे चीज़ें फ़रोख्त नहीं हो रही, आवाम के वही मसाइल हैं और आवाम के मसाइल ही हम उजागर करते हैं। कल फिर कुछ नए मसाइल के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।